वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस में हमने देखा था 4 प्रोसेस आपके NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड सर्कुलेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। सो आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 या सेकंड पार्ट के बारे में, जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्यों होता है किसी भी सिस्टम में, इसके पीछे लॉजिक है कि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर न्यूट्रिशन, अब उस फूड को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको एनर्जी में तो कन्वर्ट करना ही है, इसीलिए हम फूड ले रहे हैं। एनर्जी गेन करने के लिए ही हम फूड लेते हैं। अब उस एनर्जी गेन करने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो फूड इनटेक किया जाता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन की हेल्प से, उस ऑक्सीडाइज फूड से एनर्जी जनरेट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP is the energy currency. Its full form is adenosine triphosphate. This is the energy currency. अब हम बात करें कि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ये 2 टर्म आपने सुनी होंगी, या ये 2 टर्म बच्चों के दिमाग में आती हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में मेन डिफरेंस, ब्रीदिंग इट्स ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग अगर हम बात करें कि ब्रीदिंग के अंदर केवल और केवल हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, इट्स ए सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें केवल और केवल हम गैसियस एक्सचेंज को इंक्लूड करते हैं। फिजिकल प्रोसेस विच इंक्लूड द सिंपल गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज के अंदर हमें मालूम है कि ऑक्सीजन लेना है एंड CO2 रिलीज करना है। अब रेस्पिरेशन में इससे क्या डिफरेंस आता है? रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अलावा ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन इनटेक की गई है वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है फूड को रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो रेस्पिरेशन को अगर हम डिस्कस करें तो रेस्पिरेशन is more complex process and it include the oxidation of food also with the help of oxygen। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। तो एक बेसिक डिफरेंस ब्रीदिंग के अंदर याद रखिएगा, केवल और केवल गैसेस एक्सचेंज इंक्लूड करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में उस गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जो ऑक्सीजन इनटेक की गई है उसको भी हम ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व करते हैं और उससे एनर्जी जनरेट करते हैं। किस फॉर्म में? ATP फॉर्म में। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द एनर्जी करेंसी, यानी एनर्जी इसी फॉर्म में जनरेट होती है। इसके अंदर एडेनिन, एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और एडेनिन के अंदर 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स लगे हुए रहते हैं। यहां पर जैसे जैसे एक एक फॉस्फेट रिलीज होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी जनरेट होगी। जैसे ATP से एक फॉस्फेट माइनस हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप माइनस हुआ है, देन इट कन्वर्ट ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इस फॉस्फेट के रिलीज होने में एनर्जी जनरेट होती है और एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो ATP के फॉर्म में की जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं। रेस्पिरेशन के टाइप बेसिकली 2 टाइप के हैं।
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। On the basis of presence of oxygen or not, respiration is divided into two types. respiration को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टोटली किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन कहलाएगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली हायर ग्रेड एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन हायर ग्रेड एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मोर एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जनरेशन का जो अमाउंट है वो बहुत लेस होता है, और इसीलिए ये लोअर ग्रेड एनिमल या लेस डेवलप एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर जो लेस डेवलप एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लोअर ग्रेड एनिमल्स के अंदर। अब यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन है, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, एनर्जी का अमाउंट भी अलग अलग होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, C6H12O6। अगर नहीं मालूम है तो उसको याद कर लीजिए, C6H12O6। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP जनरेट होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस एकदम से नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ और वहां पर 38 ATP जनरेट हो गए। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, वो स्टेप हम समझते हैं। वन ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी डिस्कस कर रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। 2 पायरुविक एसिड बोलिए या पायरुवेट बोलिए, कई बुक्स में आपको पायरुवेट भी मिलेगा, तो दोनों बात सेम है। ये एसिडिक टर्म है, वो एस्टर टर्म है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैडम पायरुविक एसिड बोल रही है और हमारी बुक में पायरुवेट लिखा हुआ है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों ही टर्म सेम है। ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब यहां पर पायरुविक एसिड से 6 मॉलिक्यूल CO2 के जनरेट होते हैं एंड 38 ATP जनरेट होगा। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जनरेशन के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस, और पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी जनरेशन के प्रोसेस का जो साइकिल है उसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को एक और टर्मिनोलॉजी बोली जाती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस को एक और टर्मिनोलॉजी से हम बोलते हैं दैट इज EMP पाथवे, एम्बेडेन मेयरहाफ पार्नस पाथवे। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि ग्लाइकोलाइसिस जैसा कोई प्रोसेस होता है हमारी सेल के अंदर। अब हम यहां पर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन, पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन इन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है।
ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड बना। अब पायरुविक एसिड यहां पर आगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज से फाइनल प्रोडक्शन हुआ 38 एटीपी का। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो चलता है आपके साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरुविक एसिड से यहां पर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस चलाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हम पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करवाते हैं। ये आपके एनटीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में सीधे एंटर हो जाता है, तो उसका आंसर है नहीं। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसका मतलब यह है कि पायरुविक एसिड मेम्ब्रेन के लिए परमेबल बिल्कुल नहीं होता, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता, उसकी मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करती। तो इसीलिए पायरुविक एसिड को फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, देन इट विल गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, इट विल प्रोसीड द टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द 38 एटीपी। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि जो हम लोग सीधे इस तरह से लिखते हैं पायरुविक एसिड से 38 एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होता, फर्स्ट उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करता है, देन इट विल प्रोड्यूस द 38 एटीपी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, देन हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन यहां पर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, यहां पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने कहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, इसके थ्रू पायरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को मैं शॉर्ट फॉर्म में पीए लिख रही हूं, पायरुविक एसिड जनरेट होते हैं, then it will undergo two pathway। समझ में आ रहा है? दो पायरुविक एसिड से ये दो पाथवे पे जाता है, या तो इससे एथेनॉल जनरेट होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, या इससे दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के जनरेट होते हैं प्लस 2 ATP प्लस 2 ATP। ये अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड और दो पायरुविक एसिड से अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये दो पाथ पे बाइफरकेट हो जाता है, या तो एथेनॉल जनरेट होगा या लैक्टिक एसिड जनरेट होगा। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एथेनॉल जनरेशन का प्रोसीजर चलता है। एथेनॉल जनरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अगर आपने ये जो कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं, बियर, रम, ये सब बनाने का प्रोसेस का पर्टिकुलर सुना है, तो वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है। उसके अंदर कोई भी ग्लूकोज सोर्स डाल दिया जाता है। ग्लूकोज सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका बीट रूट है, ग्रेप्स हैं, तो इनको कन्वर्ट किया जाता है एथेनॉल में विद द हेल्प ऑफ सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस पायरुविक एसिड को फाइनली लेके जाते हैं एथेनॉल पे, और इस ड्यूरेशन में एनर्जी बहुत कम जनरेट होती है। अब हमने कहा ये दूसरा पाथ कहाँ से यूज होता है, या ये पाथ कहाँ चलता है, ये चलता है हमारी मसल्स के अंदर। हमारी मसल्स
अब हमने तो कहा कि हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन के मोड पे चलती है, लेकिन यहां पर लैक्टिक एसिड क्यों जनरेट किया जा रहा है? लैक्टिक एसिड जब जनरेट किया जाता है जब हमारी बॉडी ओवर वर्कआउट कर लेती है। कभी कभी जब आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं स्पोर्ट्स में, या भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, या जिम में वर्कआउट कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है, बहुत थक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपने अपनी बॉडी को ओवर यूज़ किया है। तो वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनर्जी जनरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक बात भी शुरू हो जाती है। और क्योंकि बॉडी को उस वक्त बहुत ज़्यादा नीड होती है एनर्जी की, तो वहाँ पर एरोबिक की जगह एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक भी शुरू हो जाता है। और उस ड्यूरेशन में आपकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जो कि मसल पेन करता है। आपके हाथ पैर बहुत दुखते हैं उस टाइम पे। कभी कभी आप स्पोर्ट्स बहुत खेल लेते हैं तो आप घर पे आके ही बोलते हैं कि मेरे हाथ पैर आज बहुत दुख रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप अच्छे जो गर्म पानी है उससे अपने आप को, जो एरिया जो दुख रहा है उसको अच्छे से बार बार गर्म पानी से धोइए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि गर्म पानी की वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन से जो बना हुआ लैक्टिक एसिड है वो जल्दी जल्दी रिमूव हो जाएगा और मसल पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। समझ में आया? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड जनरेट करेगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से साइटोप्लाज्म के अंदर। पायरुविक एसिड से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के थ्रू 38 एटीपी जनरेट किए जाते हैं, लेकिन पायरुविक एसिड को सीधे ही माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए साइकिल परफॉर्म करने के लिए नहीं भेजा जाता, उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि पायरुविक एसिड इज इम्परमिएबल फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरुविक एसिड इट विल गो फॉर द टू प्रोसेस, आइदर द फर्मेंटेशन दैट इज द एथेनॉल प्रोडक्शन, और इसके अंदर 2 एटीपी जनरेट होते हैं विच इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर पायरुविक एसिड से या तो हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड भी जनरेट होगा, जिसमें भी बहुत लेस एनर्जी जनरेट होती है।